मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों हम लोग करंट अफेयर के संदर्भ में बात कर रहे थे। एक यूनिक आइडिया को लेके हम लोग आए थे, उस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि पिछले करंट अफेयर के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि 5 टॉपिक हम लोगों ने स्टैटिक कर लिया था, यानी कि जो विस्तृत करंट अफेयर हो सकते हैं, यानी एक बड़े करंट अफेयर आप मान लीजिए, कोई एक बड़ा घटनाक्रम उस टॉपिक को 5 टॉपिक को हम लोगों ने लिया था और उससे क्या क्या पॉइंट बन सकता है, कौन कौन से बिंदु बन सकते हैं, एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। उसी का ये पार्ट 2 है। आज इसमें भी थोड़ा सा स्पेशल है, जैसे कि 5 घटना तो हम लोग बड़े घटना क्रम 5 तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम लोग आज 25 वन लाइनर करंट अफेयर को वन लाइनर करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। तो क्या होगा ना, आपको एक तो वो जो 5 घटनाक्रम है ना, इसको आपको थोड़ा समझने का मौका भी मिलेगा। उसमें विभिन्न डायनेमिक पोर्शन को रखा गया है, विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसको खुद से ही क्रिएट करके उसमें रखा गया है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर जो नहीं देखा है तो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में वो करंट अफेयर का वीडियो बना हुआ है, वहां पे आप देख लीजिए, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, 5 जो टॉप मोस्ट घटनाक्रम है उसको लिया था, उससे लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोगों ने विस्तार से देखा था। आज फिर से हम लोग 5 घटनाक्रम को ले रहे हैं, इसके साथ 25 एमसीक्यू को देखेंगे करंट अफेयर का ही। ये जो भी करंट अफेयर और घटनाक्रम है ना, ये मुख्यतः घटनासार और ई दृष्टि जो बड़ी आंख वाली आती है, जो पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए रामबाण मानी जाती है, और ये जो घटनासार बीपीएससी प्री के लिए बहुत यूजफुल मानी जाती है। और इसके साथ ही एक क्रॉनिकल जो मंथली मैगजीन आती है, इसको भी हम लोगों ने लिया है, इसमें शामिल किया है। और एक और मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण को भी इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोगों ने शामिल किया है। तो लगभग आप मान के चलेंगे ना कि जो भी यहाँ पे जो टॉपिक दिया जाएगा, 5 टॉपिक दिया जाएगा, उसके विभिन्न घटनाक्रम को दिया जाएगा और 25 एमसीक्यू जो डिस्कस होगा ना, इससे ये इन सभी मैगजीन कवर हो जाएगी, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, हाँ यहाँ पे देखिए कि दिसंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक के घटनाक्रम को कवर किया गया है, इसमें अभी किया जा रहा है। इसमें टारगेट हम लोगों का क्या है, आरओ एआरओ जो है ना, आरओ और एआरओ 2025 का जो वैकेंसी आई है, मतलब जो 2023 वाला है जो 25 में होने जा रहा है उसको, और जो 71वीं बीपीएससी है उसे, बीपीएससी को, फिर यूपीपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए इसे डिजाइन किया गया है और इसे बनाया गया है ना। इसको सारे जो परीक्षा हैं उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो 1-2 मिनट में हम लोगों ने क्लियर किया कि हम पढ़ क्या रहे हैं और उसका उपयोगिता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि पिछली 5 जो घटनाक्रम हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था ना, तो पहला घटनाक्रम उसमें था रायसीना डायलॉग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि कब आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, किसने आयोजन करवाया और मुख्य अतिथि कौन थे, थीम क्या थी, इसको हम लोगों ने देख लिया था। तो यदि रायसीना डायलॉग हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। खासकर जो डायनामिक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा रहा है आजकल, जो एमसीक्यू है उसको थोड़ा टफ बनाया जा रहा है, यानी कि प्रतियोगिता थोड़ी टफ होती जा रही है। तो किसी भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके इस सारे कंपोनेंट, सारे जो पोर्शन है, हमें पता होना चाहिए। तो रायसीना डायलॉग हम लोगों ने देखा था। उसके बाद पहली नदी डॉल्फिन गणना जो हुई थी, इसको हम लोगों ने देखा था कि कब इसकी रिपोर्ट कब जारी हुआ था और किसने जारी किया था रिपोर्ट, सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले राज्य कौन कौन से थे और सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाली नदी कौन कौन सी थी,
इसको हम लोगों ने देखा था। तो ये दूसरा हम लोगों ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम को यहाँ पे देखा था पिछली वीडियो में हम लोगों ने, है ना। इसके बाद तीसरा घटनाक्रम हम लोगों ने देखा था कि वक्त संशोधन अधिनियम 2025 है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि ये कब लोकसभा में पारित किया गया, कब राज्यसभा में पारित किया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, और इस अधिनियम के जांच हेतु जो संयुक्त समिति बनी थी ना, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, और ये जो समिति बनी थी इसमें कुल कितने सदस्य थे, कितने सदस्य लोकसभा से लिए गए थे, कितने सदस्य राज्यसभा से लिए गए थे। इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा था, समझा था। फिर और भी इसमें जो भी पोर्शन बन सकते थे ना, इसको हम लोगों ने देखा था। उम्मीद नाम क्या दिया गया है, इस उम्मीद नाम का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी हम लोगों ने समझा था। फिर वक्त परिषद का नया जो स्वरूप है वो कैसा है, इसको भी ठीक से हम लोगों ने समझा था। फिर इसके पास कितनी भूमि है, इसको भी हम लोगों ने जाना था, देखा था, समझा था। फिर इसके पास कितनी संपत्ति है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। और ये अधिनियम मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करेगा, इसको भी हम लोगों ने देखा था। और किसमें परिवर्तन करेगा, तो 1995 के वक्त अधिनियम में परिवर्तन करेगा, इसको भी हम लोगों ने देखा था, है ना। इसके अलावा अगला हम लोगों ने देखा था कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे जो समुद्री पुल है ना, इस पुल का नाम क्या है, पुल की लंबाई कितनी है, किसको जोड़ेगा, है ना, उद्घाटन कब और किसने किया था, इसको भी देखा था हम लोगों ने। और शिलान्यास कब किया गया था, इसको भी हम लोगों ने देखा था। ठीक, अगला पांचवा हमारा जो लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो का, कि आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर, है ना, किस शहर को ये प्रमाण पत्र दिया गया या प्रमाणित किया गया, ये जो प्रमाण है ना कहाँ मिला, और ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। मान्यता कौन देता है, वेटलैंड सिटी नेटवर्क, इसको भी हम लोगों ने देखा था। मान्यता क्यों दिया जाता है, इसको भी हम लोगों ने समझा था कि अगर जो किसी शहर को मान्यता देना है, अगर जो उसको आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर का मान्यता देना है, मान लीजिए कि यूपी के प्रसिद्ध गोरखपुर शहर को आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर का दर्जा देना है, तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना गोरखपुर को आवश्यक है, तभी वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, है ना। फिर हम लोगों ने उदयपुर उदयपुर जो जिसको मान्यता दिया गया था, वो 5 जो आर्द्र भूमियों से घिरा है, इसके नाम को हम लोगों ने रिमेम्बर करने की कोशिश किया था, प्रयास किया था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा है, समझा है, जाना है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया है। तो ये जो 5-7 मिनट हम लोगों ने ना रिकैप किया कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विज्ञान धारा योजना। ठीक है, विज्ञान धारा योजना कब लागू की गई, तो इसे लागू किया गया 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, विज्ञान धारा को किससे लाभ मिलेगा, इस विज्ञान धारा जो योजना है इससे किसको लाभ मिलेगा, तो 5वीं से 8वीं तक के बच्चे को लाभ मिलेगा। किन बच्चों को लाभ मिलेगा, जिनकी उम्र 10 से 15 वर्ष है ना। तो हम लोग ने क्या देखा कि विज्ञान धारा योजना कब लागू की गई और किसे लाभ मिलेगा, कितना बजट इसके लिए आवंटित किया गया है, तो 15वें वित्त आयोग में 2021-22 से 2025-26 तक हेतु 10,579 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, विज्ञान धारा के अगला पॉइंट हम लोगों का है, विज्ञान धारा के केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु को 5 केंद्र बिंदु रखा गया है, मतलब विज्ञान धारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 5 केंद्र बिंदु रखा गया है। कौन कौन से है कि क्षमता निर्माण पहला, दूसरा शोध विकास, तीसरा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास, चौथा, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता, और 5वां हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा विज्ञान धारा ये जो योजना है कब लागू की गई, किसे लाभ होगा, कितना बजट आवंटित हुआ है, केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, और कितनी योजनाओं को एकत्रित करते हुए इस योजना को बनाया गया है। तो 3 योजनाओं को शामिल करके इस विज्ञान धारा योजना को बनाया गया है, मूर्त रूप दिया गया है। ठीक है बाबू, तो ये हम लोगों ने आज के पहले टॉपिक को देखा। ठीक है, कौन सा टॉपिक देखा हम लोगों ने, विज्ञान धारा योजना। ठीक,
दूसरा टॉपिक आज का है कि भारत कला महोत्सव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए भारत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। महोत्सव है, मेला है, उत्सव है, कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण है, तो ये पहला संस्करण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कला महोत्सव का ये पहला संस्करण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किसने उद्घाटन किया इस महोत्सव का, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों की कला की प्रदर्शनी करना। अब देखिए कहाँ आयोजित किया गया, ये तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो हमारा दिमाग या हम लोग ऐसे ही सोचेंगे ना कि हैदराबाद में जब आयोजित किया गया है तो हो सकता है कि दक्षिण जो राज्य हैं हमारे, यानी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों की कला प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने के लिए हैदराबाद में आयोजित किया गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे गलत होंगे। अगर जो हम दक्षिण भारत राज्यों की कला प्रदर्शनी को टिक करेंगे एग्जाम में, तो वो प्रश्न हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, यानी जो भारत के 7 सिस्टर राज्य का जो दर्जा प्राप्त है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन नागालैंड, इन राज्यों की कला प्रदर्शनी को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। किसका, भारत कला महोत्सव का। कहाँ आयोजित हुआ, हैदराबाद में। कौन सा संस्करण था, पहला संस्करण था। किसने उद्घाटन किया, द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, तो आज के 2 टॉपिक को हम लोगों ने देखा। पहला टॉपिक क्या था, विज्ञान धारा योजना। दूसरा टॉपिक हमारा था कि भारत कला महोत्सव। आज का तीसरा टॉपिक है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। देखिए ये सूचकांक महत्वपूर्ण है। कुछ सूचकांक 10-12 सूचकांक की चर्चा हम लोग करेंगे बारी बारी से, जो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है और जिससे बार बार यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में प्रश्न बनते हैं। पहले तो प्रश्न वन लाइनर बनते थे, है ना, वन लाइनर बनते थे। लेकिन अब क्या है ना कि कई स्टेटमेंट को देके एक कूट वाले प्रश्न बनाए जा रहे हैं, है ना, प्रश्न की डिफिकल्टी स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है ना, ये केवल एक इंडिकेशन को लेके सूचकांक नहीं बना है। 3-4 प्रकार की इसमें सूचकांक और रैंकिंग भारत की दिखाई जाएगी, है ना। केवल एक रैंकिंग पे इसका सूचकांक नहीं बना है। देखिए किसने जारी किया इस सूचकांक को, तो जारी किया अंकटाड द्वारा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 किसने जारी किया, अंकटाड ने जारी किया। ठीक है, भारत का स्थान क्या है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में, तो 36वां स्थान है 2025 में। तो 2024 में क्या था, तो 2024 में भारत कहाँ था, 48वें स्थान पे था, है ना। तो क्या सुधार हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सुधार हुआ है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। 48 से हम लोग 36वें स्थान पे आए हैं। ठीक है, कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था, तो 170 देशों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक, सूचकांक बनाने का आधार क्या है, ये जो सूचकांक बना था ना, इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दूसरा की तैनाती, दूसरा कौशल अनुसंधान विकास एवं औद्योगिक क्षमता में प्रदर्शन के आधार पर ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक बना था। ठीक है, अन्य मैंने जैसे पहले ही बताया कि अन्य इसमें ना स्थान भी भारत को मिले हैं। जैसे आईसीटी में प्रदर्शन में भारत का स्थान 99वां था। ठीक है, दूसरा कौशल मानव पूंजी में भारत का स्थान 113वां था। ठीक, और औद्योगिक क्षमता में भारत का स्थान 10वां था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 यदि वन लाइनर में आए और सिर्फ इतना पूछे कि किसने जारी किया, तो अंकटाड ने जारी किया और भारत का स्थान क्या था, तो 36वां था। कितने स्थान से कितने स्थान का फायदा हुआ, तो 2024 में भारत का स्थान 148वां था, 48 था। उससे भारत की स्थिति में सुधार हुआ और भारत
36वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, कितने देशों को शामिल किया गया? तो 170 देशों को शामिल करके ये सूचकांक बनाया गया। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि 11 मार्च 2025 को 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली, है ना। मंजूरी किसने दिया? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो मिनिस्ट्री जो होता है वहां से मंजूरी मिला होगा। ऑब्वियस बात है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और जो कैबिनेट जो सचिव हैं उनके द्वारा स्वीकृति मिली होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 रोपवे परियोजनाएं हैं? 2 रोपवे परियोजना की बात हो रही है ना। तो पहली रोपवे परियोजना कौन सी है? तो सोन प्रयाग से केदारनाथ के तक की एक रोपवे परियोजना बनाई जा रही है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 12.9 किलोमीटर है ना। देखिए थोड़ा सा बस माइन्यूर डिफरेंस है। जो केदारनाथ हैं इसको हम लोग मान सकते हैं ना, जस्ट रिमेम्बर के लिए कि सबसे बड़े तो हमारे केदारनाथ यानी भगवान भोले हैं, तो उनके लिए जो रोपवे परियोजना, वहां तक जाने के लिए जो रोपवे परियोजना है वो बड़ी है ना। तो 12.9 किलोमीटर परियोजना है, यानी सोन प्रयाग से केदारनाथ तक की जो जोड़ने की जो परियोजना रोपवे परियोजना है उसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर है। दूसरी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की जो रोपवे परियोजना बन रही है इसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर है। तो ये केदारनाथ से हम लोगों ने कोरिलेट कर दिया कि सबसे ज्यादा यही बड़ी परियोजना हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? तो 12.9 किलोमीटर। दूसरी परियोजना कितनी लंबी है गोविंद घाट से हेमकुंड के वाली? तो 12.4 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, देखिए इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यह दोनों परियोजनाएं ट्राई केबल डिटैचेबल, है ना, डोंडला तकनीकी, ये जो केबल निर्माण प्रक्रिया है ना उसकी कोई तकनीकी है जिसपे ये केबल परियोजना बनती है, रोपवे परियोजना बनती है, इसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात कि पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। ये सामान्य नहीं है, ये पर्वतमाला परियोजना जो भारत सरकार द्वारा लाई गई थी उसी के अंतर्गत इस परियोजना का, इस रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सा? सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का लंबाई 12.9 किलोमीटर, और दूसरी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की लंबाई कितनी? तो 12.4 किलोमीटर। ठीक, तो ये था हमारा आज का मतलब चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक और आज का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग 25 MCQ देखेंगे, है ना। बस उतना ही डेली हम लोग प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर, जितना डेली हम लोग डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, ओके। 10वीं है कि भारत की 6 धरोहर यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। 6 यूनेस्को स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। देखिए एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी, तो अस्थायी सूची में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, देखिए इससे क्या प्रश्न बन सकता है कि जो 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है भारत को, कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 7 मार्च 2025 को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? यानी जो 6 धरोहर स्थल हैं अस्थायी सूची में जिनको शामिल किया गया वो कौन कौन से हैं? तो जिसमें पहला क्रम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे पहला रखा गया है 64 योगिनी मंदिर को शामिल किया गया अस्थायी सूची में। दूसरे मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक के शिलालेख, ये ना केवल मध्य प्रदेश का, ये अन्य शहरों अन्य जो राज्यों में भी सम्राट अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके शिलालेख को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? अस्थायी सूची में। ठीक है, तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चौथा इसमें मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, ये एक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से लिया गया है? और तेलंगाना से लिया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है गुप्तकालीन जो मंदिर बने हैं ना, गुप्तकालीन मंदिर विशेषकर किस शैली में बने थे? तो नागर शैली में बने थे। तो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनको भी शामिल किया गया है। और अगला लास्ट है जो छठवां है कि बुंदेला राजवंश के महल को भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एक बार
इसको हम लोग फिर से रिमेम्बर करने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के शिलालेख, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और मुदगल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना की गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला राजवंश के महल को शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। अन्य इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्रिएट हो सकता है, क्या बन सकता है कि अस्थायी स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, तो 62 हो गई है। ठीक है, 62 शहर हो गए हैं, स्थल हो गए हैं। भारत में कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, अभी तक कितने स्थल शामिल है, तो 43 स्थल भारत के जो स्थल 43 स्थल है वो कहाँ शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है अभी वर्तमान में, जिसमें से 35 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में शामिल है, 7 प्राकृतिक स्थल श्रेणी में शामिल है और 1 मिश्रित स्थल श्रेणी में शामिल है। मिश्रित में जो शामिल है वो कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज अपनी जो 5 टॉपिक है महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके कुछ जो इससे की पॉइंट्स बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ने का और समझने का, याद करने का कोशिश किया, प्रयास किया। आप लोग ना इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार स्लो मोशन में ले जाके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आप नोट नहीं करना चाहते, इस वीडियो के पीडीएफ को मंगाना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पे, हाँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं देना है, आप बस लिख के भेज दीजिए कि सर इसका पीडीएफ आप हमें भेज दीजिए, तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या अभी चर्चा किया था कि हम लोग क्या करेंगे कि 5 तो टॉपिक लेंगे, मेन बड़े वाले टॉपिक, उसके चर्चा करेंगे, फिर 25 एमसीक्यू को देखेंगे, वन लाइनर फॉर्म में जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो एमसीक्यू है 25 उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का एमसीक्यू वाला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 5 मार्च 2025 को 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना की मंजूरी दी है ना। तो कहां से कहां तक की दी थी, अभी हम लोगों ने देखा था कि केदारनाथ वाला था ना, केदारनाथ जो उसकी लंबाई हम लोगों ने कितने देखा था, 12.9 किलोमीटर है ना। यही तो माना था कि केदारनाथ जी सबसे बड़े हैं, तो उनके जो लिए जो रोपवे बन रही है वो सबसे बड़ी होगी। फिर ये जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की परियोजना थी, ये जो उत्तराखंड में बन रही है, इसकी लंबाई कितनी थी, तो 12.4 किलोमीटर। ठीक, दूसरी, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला 22 फरवरी 2025 को कहाँ रखी गई। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये भारत का पहला है बायो पॉलीमर प्लांट है। कहाँ आधारशिला इसकी रखी गई है, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ रखी गई है, लखीमपुर खीरी में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, यही तो हम लोगों ने देखा कि ये प्लांट पहले तो लखीमपुर खीरी में लग रहा है, फिर ये पूछा जा रहा है कि किस कंपनी द्वारा इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। तो किस कंपनी द्वारा, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा इस कंपनी को स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न आज का हमारा है चौथा प्रश्न कि 24 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसे चुना गया, तो यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता को अब दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। कुछ और दिल्ली विधानसभा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, इसको हम लोगों ने 5 जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर, उसमें रखा है कि विधानसभा की सीट कितनी है, भाजपा ने कितनी सीट जीती, जो रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा मतलब दिल्ली की जो सीएम बनी है वो कौन से नंबर की सीएम बनी है, इसके पहले कौन कौन सी महिलाएं सीएम बन चुकी हैं, और भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई, सबसे ज्यादा कौन सी विधानसभा से मतों से विजय प्राप्त हुए किसी ने, या सबसे कम किसने विजय मत प्राप्त किया। इन सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना दिल्ली विधानसभा चुनाव से, इसको हम लोगों ने एक बड़े वाले क्वेश्चन में फ्रेम किया है ना, तो उसको विस्तार से हम लोग देखेंगे।
आगे आगे नेक्स्ट में वो अगले जो अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजेंद्र गुप्ता को बनाया गया है। सिंपल, सिर्फ इतना हमको याद रखना है। आगे ऊपर के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में। किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर शुगर मिल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजेंद्र गुप्ता को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2025 को अंतरदेशीय टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंतरदेशीय टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जोगी घोपा, जो कहाँ पे है? असम में है। यहाँ पे क्या किया गया? अंतरदेशीय जलमार्ग, और हाँ, जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यह किस देश की सीमा के निकट अवस्थित है? ये जो परियोजना है ना, अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल, ये किस देश की सीमा के पास अवस्थित है? तो ये किस देश की सीमा के पास अवस्थित है? जब आप मैप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत का, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि जो असम है वो भूटान और बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके ज्यादा नजदीक है। ठीक, अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2025 को भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, या प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास, है ना। मेट्रो स्टेशन पर क्या किया गया? भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास। अगला प्रश्न हमारा है कि 7 फरवरी 2025 को स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? क्या गृह मंत्रालय द्वारा, या कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, या वित्त मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसा कि उत्तर कि कौशल विकास स्वावलंबी जो कार्यक्रम है ना, ये किसके द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब ये स्वावलंबन कार्यक्रम जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण भारत के लिए नहीं है, ये पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्यों के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं? जैसे नीचे आपको दिखी जाएगा। हाँ, स्वावलंबी योजना किन राज्यों के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया असम, मेघालय और मिजोरम। किन राज्यों के लिए शुरू किया गया है? असम, मेघालय और कौन सा रहा? मिजोरम, है ना, मिजोरम। इस राज्यों के लिए ये शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? स्वावलंबी कार्यक्रम योजना। अब ये कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर भारत में भी विशेषकर कहाँ? तो असम, मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने स्वावलंबी कार्यक्रम योजना कहाँ शुरू किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में। कौन से? असम, मेघालय और मिजोरम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देना। कौन शुरू कर रहा है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा आज का 11वां कि 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? देखिए, राज्य का पहला है, क्या है? जैव विविधता स्थल। किसे घोषित किया गया है? तो मैग्रो गुनरी कक्ष, ये एक नाम है, मैग्रो गुनरी कक्ष गुजरात का, इसे घोषित किया गया है राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 25 जनवरी 2025 को किन 2 संगठनों ने ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? किन स्थलों ने किया? तो 2 जो हमारे ये जो मिनिस्ट्री है या जो संस्थान है, कौन कौन से? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट,
यानी टेरी और बीबीई ने इन दोनों पे समझौता किया है। किस पे समझौता किया? तो ऊर्जा संक्रमण उत्कृष्टता केंद्र के लिए दोनों ने सहमति जाहिर की है। ठीक, आज का अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2025 को आदर्श ग्राम गंतव्य ग्राम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यानी आदर्श ग्राम गंतव्य ग्राम एक जो परियोजना है, योजना है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है सोलन। सोलन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो आदर्श ग्राम हाँ त्यक्त ग्राम, आदर्श ग्राम त्यक्त ग्राम, सॉरी हम हमारे उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हुआ, कुछ गलती हुई। तो आदर्श ग्राम त्यक्त ग्राम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सोलन के हिमाचल प्रदेश में। ठीक, यह किस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है? ये जो आदर्श ग्राम और त्यक्त ग्राम है, ये किस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है? तो ये है आपदाग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु, है ना। ये जो आदर्श ग्राम है और त्यक्त ग्राम है, इसका संबंध किससे है? तो आपदा क्षेत्र से, आपदा क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु इस योजना का शुरुआत किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, बाकी 10 प्रश्न हम लोग थोड़ा अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। लास्ट प्रश्न है आज का कि इन परियोजनाओं को कौन कौन से संस्थान कर रहे हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मुझे दिख रहा है, इसकी प्रश्न की जो शब्दावली है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में ठीक से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने सीखा 5 जो बड़े प्रश्न हैं, इसको हम लोगों ने 5 जो बड़े टॉपिक हैं इसको हम लोगों ने देखा। और जो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू हो सकते हैं, एमसीक्यू ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ई दृष्टि जो आती है ना, बड़ी आंख वाली दृष्टि, यहाँ से ये एमसीक्यू क्रिएट किया गया है, वहाँ के ऑनलाइनर फॉर्म से एमसीक्यू क्रिएट किया गया है। और ये जो 5 टॉपिक है ना, ये 5 टॉपिक घटनासार, सॉरी हाँ घटनासार, ये दृष्टि तो है ही, घटनासार, क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण से ये कंपाइल किया जा रहा है ना। 5 जो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इसको इन 4 मैगजीनों से कंपाइल किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग ठीक से इसको डेली कंटिन्यूअसली तैयार करें और पढ़ते रहें हम लोग, तो करंट अफेयर में हमको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके बाबू, धन्यवाद।